पहचाना नहीं? जरा ढंग से देखिए। याद नहीं आता? दरअसल बातें पुरानी हो चली, बातों के साथ तारीखें पुरानी हो चली, तारीखों के साथ इतिहास पुराना हो चला, इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने हो चले। व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति इतिहास के गुलाम नहीं होते, वो तारीखों के गुलाम नहीं होते। इतिहास को लोग किताबों पर छपी बातों के जरिए जानते हैं। व्यक्ति को जानने के लिए स्मृति के दरवाजों पर पड़ी एक खटखट की काफी है। तो अपनी स्मृति के दरवाजों को खटखटाइए, शायद कुछ याद आ जाए। माफ करना भाई, एक तो याद नहीं आ रहा, दूसरा शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची है कि जरूरत से ज्यादा जोर लगाकर सोच सकूं। तकलीफ होती है। तकलीफों से प्रभावित हो नहीं है। तकलीफों से प्रभावित होना इंसान का स्वभाव होता है, बाकी उसका जिंदा होना इसलिए जरूरी है कि मर के वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि तकलीफ उसे कितना प्रभावित कर सकती है और कितना नहीं। तो फैज अहमद शेर पड़ा है। कौन सा? कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, और जब याद की खोई हुई उन शम्मों में कहीं नजर आया नगमा तेरी दिलदारी का, तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा। अगर इस दिल ने ठहरना चाहा, अगर इस दिल ने ठहरना चाहा। एक शेर मुझे भी याद है। कौन सा? वतन की आग उनका पास देखे कौन करता है, सुना है राज मक्तल में हमारा इंतहा होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। कौन हो तुम? ये एक पंजाब शायर का शेर है। मैंने पूछा कौन हो तुम? आज 1965 चल रहा है। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की इस इमारत में बैठकर मुझे याद आ रहा है कि ये शेर आज से 40 साल पहले जब्त कर लिया गया था लाहौर में। तुम लाहौर में थे? मैं कानपुर में था, मैं आगरा में था, मैं पटना में था, मैं कलकत्ता में था, मैं दिल्ली में भी था और मैं लाहौर में भी था। किस वक्त की बात कर रहे हो? 1919 की 13 अप्रैल की, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खुली बैसाखी मनी थी, जिस दिन बाप चीखा था, जिस दिन बच्चा चिल्लाया था, और जिस दिन लाहौर के लालपुर जिले के गांव बंगा में अपनी कटी हुई फसल को देखकर एक मां विफलता बोली थी। जहाँ भी रात हुई है
दिया गया। ओ गांधी, हमारे महात्मा करते हैं हम अपने बचे हुए बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द, देखते हैं उनकी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में, ले जाओ उन्हें अपने साथ और बतला दो उन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद हिंदुस्तान की हर बेसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। बात कब की है? कल शाम की। कितने लोग थे? वो तो अकेला ही था। दूसरी तरफ 4-5 थे। और काफी आई। हाँ लगी तो है। मैंने आज सुबह अस्पताल चलने के लिए कहा तो बिफर गया कि सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा, तो प्राइवेट में जाने के केस नहीं है। इसलिए टीचर ने तो उल्लू का पट्टा है। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बंद हुआ आज 1 साल होने को आ रहा है। अब सरकारी अस्पताल जाने में क्या दिक्कत है? काले अंधों की लड़ाई लड़ोगे। और तुम सब लोग कहाँ चले गए थे? प्रोग्राम तो हमारा भी था जाने का, मुझे सुबह से ढूंढ रहे थे तो मिला नहीं, लेकिन फिर शाम को ही दादाजी ने मीटिंग बुलवा ली और तो बड़े चौक पर वायसराय का पुतला जलाया जा रहा है, कुछ भी निकलेगा। इस वजह से हम लोग नहीं आ पाए। रात को वहाँ मालूम हुआ कि झगड़ा हो गया था। कहाँ चला रहा है? बेबे जी की तबीयत खराब थी, अचानक ही जाना पड़ गया। वापसी की सवारी नहीं मिली इसलिए सुबह आया। लेकिन तुम लोग मालूम तो कर लेते कहाँ के थे? सालों से बाद में ही निपट गए थे। तो मालूम पड़ गया है, ऑफिसर्स लाइन के सालों के लौटे हैं, लेकिन अब तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने एफआईआर कर दिया उल्टे मुहिम के खिलाफ। अब कुछ किया तो झगड़ा बढ़ेगा। जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया, बढ़ेगा तो निपट लेंगे। मिलेगा भाई मिला था लेकिन एकदम ही गायब हो गया। अब वो बात को नहीं गया। मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, एक लाइन से जवाब दे। इन लोगों के नाम ये ऑफिसर जैसे डेविड कैंसिल होने तो नहीं? ठीक। सुख थाने में एफआईआर में बाकियों के नाम तो दर्ज हो गई। इन लोगों की काफी है इनके लिए वॉकिंग स्टिक ले लेना, बाकी हाथ पे। शाम को क्लब से लौटते हैं दारू वारू पी के पीपल मीनार के पास बजा देना। और ध्यान रहे कि गाड़ी का एक कार सलामत न बचे। ताला बहुत नाज देने इस पे, समझ गया? लेकिन पूरी बात को सुन ले यार। हो सकता है गलती सीधी रही हो। मेरी गलती, साले मेरी गलती। मैंने खैर को बचाया, वो मेरी गलती थी। मैंने उसकी बीवी बहन को बचाया, वो मेरी गलती थी। साले खड़े तो बकवास कर रहा है, चोड़े मान के दम निकल रही। तो मुझे तो चल रहा है यार। बात को दिमाग से सोचा जाएगा ना। जब समय में तो क्या गलती हमेशा उन्हीं की होगी। हाँ उन्हीं की होगी। अब यूं तो हम कुछ भी कर सकते हैं भगवती वाली। ये हम नहीं कह रहा है, ये वक्त कह रहा है। मोइन, क्या बात हुई थी? इस्माइल ने बोला था जब मैं पर फिल्म चलेंगे शाम वाला शो टिकट ले लेना। मैंने टिकट ले ली। मैं वहाँ पर एक कप का इंतजार कर रहा था। उसके अंदर से शोर सुनाई दिया। अंदर भागा, देखा वो चारों ठहरे हुए जमीन पर पटक कर रात मुझको तो मार रहे थे। उसकी बीवी और बहन बात तो बड़ी थी। और उसकी बीवी की गोद में छोटा सा बच्चा गोलियों से रो रहा था। फिर वो टांगे वाला? हाँ भाई, और मारते हुए इसमें बहुत हिंदी बकवास कर रहे थे। साले हमसे कोऑपरेट नहीं करोगे और नॉन कॉपरेट मूवमेंट चलाओगे। साले कुत्तों, देना पड़ा ना तुम्हारे पास बांधी को वापस। और हमारे धंधे से हमारे चलने की कोशिश करोगे और उसके बाद उसको लम्बू ने मेरे को मैं कुत्ता छोड़ दिया। मैं उसका पूरा हाथ छोड़ दिया। वो चीख के गुनगुना रहा था और उनमें से नीचे किसने तो मालूम पड़ा, उसको रोक नहीं पाया, उनके सामने आ गया। कितनी बार नजर
साहब तो लिफ्ट दिए तांगे में, उसको छोड़कर मुझ पर टूट पड़े। मुझे ले जाकर मैंने आपसे ठोकरे मारी, इनमें से कोई नहीं आया था वहां पर। तो पुलिस आई कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। फिर अब्बा आए, तब कोई जाता तो छोड़ा। बात क्या हुई? मेरी गलती से मेरे में 1 लाख घुस गया ना, मेरे में इतना करना बंद है। साले गोरे टूट पड़े। अब बोल भाई, ऐसे सी होला गलती किसकी थी? हाँ, तो इसके हिसाब से तो इसकी उल्टी लग रही है। आजकल घर तो बनता अपना बहुत रंग लगा है। हेलो भाई, पानी भी धोना होगा तो जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं है। अबे लेकिन ये बिल वाली बात तो रह गई, बोलो चलते हो जाए। ये कौन सी? फिकर मत कर, शेफी के गाकों की नहीं, ये तेरी राजा हरिश्चंद्र। पन्नी चाहिए रियल माइथोलॉजी पर, और पन्नी चाहिए। हाँ बेटा, जो तुम्हारे देवता भी है तो गेला आंसर, हम भी है तो गेला इसकी। अरे वो शिकायत कर देगा लाला जी से। हाँ, लाला लाजपत राय और स्वतंत्रता सेनानी। ये बोला लाला जी कुछ बदल रहे हैं बदल रहे? हाँ, बस कॉलेज के बोर्ड पर एक नोटिस लगने की देर है। 1922 के पवित्र भारतीय स्वाधीनता संग्राम में ये कभी मत भूलो कि तुम एक हिंदू हो। अरे ये लो पेपर पढ़ा है किसी ने? येलो पैम्फलेट ये क्या है? कुछ नहीं यार, कानाल बाबू ने पुराने बिखरे हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाई है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका टारगेट है आजाद भारत। इसका कॉन्स्टिट्यूशन के पर्चे पर छपा जाए, जिसे कहा जाता है पीला पर्चा या येलो पैम्फलेट। वेरी गुड, यानी आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही छप गया। जो नहीं बन सकता, अगर शादी नहीं की तो घर में सेहरा भी जमा के ना रखे। यार लेकिन तुम कुछ भी कहो, मुझे तो इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रही है। कभी ऑर्गेनाइज सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी, और अभी ये बेचारे सबसे होना जाना क्या है? तो और किससे हो जाना है? यार भगत, तू मानना मान, लेकिन ये कांग्रेस पिछले 30 सालों से टिकी तो हुई है। टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिके रहना चाहती है। ऐसा नहीं है, वो काम भी करना चाहती है। सिर्फ ये नॉन कॉपरेशन वाली बात को छोड़ दे। नॉन कॉपरेशन वाली बात ही करते हैं ना। ये बात थोड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि भी तू इसका शिकार है। इस कमरे में ये 25 लोग घुस के मारे रहे हैं। यार कुछ पाने के लिए कुछ तो होना ही पड़ता है यार। पाया क्या? क्या पाया? ठीक कुछ नहीं पाया, लेकिन उसमें भी दोष जनता का ही है। क्या दोष? पति भाई, उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी जो तोड़ी गई, बंदे ने मूवमेंट वापस ले लिया। हाँ, चौरी चौरा की पुलिस ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाई, 2500 लोग मारे गए। भीड़ ने थाने में आग लगा दी, पुलिस वाले जलकर मर गए। बदले में लोगों का दोष बताते हुए मूवमेंट वापस ले लिया गया। तो थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी? तो उसके दरवाजे पे मत्था टेक के आगे बढ़ जाते। ये कांग्रेस से पढ़कर आया मार्केट की गति। तो मत लगाओ, मूवमेंट में मैं भी कूदा था तुम लोगों के साथ। हाँ बाप आईसीएस बेटे के पास करने के लिए कुछ नहीं, लो जाए एडवेंचर ही कर ले। तेजी से बात कर सुनते, अपनी अपनी राय रखने का सबको आगे। मैं आज भी कहता हूँ, गांधीराम के बंदे में कोई बात तो है। हाँ, बात तो है। मुल्क के 12, 13 साल के मासूम बच्चे जिस शख्स के लिए इस कच्ची उम्र में सड़कों पर आ सकते हैं, उसमें बात तो होगी। क्या जोश था सब में, आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा नहीं चाहिए गुरु की पढ़ाई, स्कूल छोड़ दो। बस्ते नाले में फेंक कर बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार, नन्हे नन्हे हाथों से पर्चे बांटे, तख्तियां उठाएंगी। अचानक एक दिन सुबह मालूम पड़ता है कि आंदोलन वापस ले लिया गया। बच्चे रूबाई ताक रहे आसमान की तरफ। सरकारी स्कूलों का गेट उनके लिए बंद, सरकारी कॉलेजों में दाखिला मुमकिन नहीं। कहाँ जाएं, क्या करें, किससे फरियाद करें? कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। याद है तुझे वो दिन? हाँ याद है, लेकिन मैं फिर भी इतना परेशान नहीं हुआ था। परेशान नहीं हुआ था? साले खुद तो जमाना आया था बिल बनाते हुए अनारकली रोड पर कि अब क्या करूंगा, बाप जान से मार देगा, पढ़ाई कैसे जारी होगी। तहजीब से बात कर सुनते, चूल्हे की नहीं होगी, इस कमरे के अंदर बंद करके होंगे वहां से। लेकिन अब ना कि वक्त थे लाला लाजपत राय ने ये नेशनल बोले जमने सबने भरवा दिया।
ऊपर से मजाक उड़ाते हो तो भावना होगा। ये 14 सिपाहियों को मरना तुझे आ गए, उनका नहीं, इन लोग की गोली से मारे गए थे। 3 साल पहले के जलियांवाला कांड को तू भूल गया। उन 15 लोगों को इसलिए हंसने देगा कि तेरा बाप, तेरा भाई और तेरी भाई नहीं गए। This is too much, Bapati bhai. Nothing is too much. Nothing is too much.
तरफ से ऐलान कर दिया था। मुझे पैसे वर्ष के लिए वक्त दिया जा रहा है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार। करना पड़ेगा। अंधेरे में 3-4 अंग्रेज छोकरों को पीटने को तुम लड़ना कहते हो? वो शुरुआत भी कभी न कभी होती है। चलो तो पिछले 100 साल से रहे, अभी तक तो मिली नहीं आजादी। शायद झंडे के तरीके में गलती रह गई और उस गलती को तुम ठीक करके आए हो। वो नहीं आ सकता, हमेशा कोई ना कोई आता रहा है। शादी में शहीद होने से बचकर भागे बरखुदा। शहीद वहाँ भी होना है तो कम से कम महबूबा तो पसंद की हो। जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं दिखता जब तक कि वो सामने ना आ जाए। मैं दोनों का सामना इसी तरह से करने को तैयार हूँ। बहुत तकलीफ होती है मरने में बरखुदा। आपको कैसे मालूम? आप कभी मरे हैं क्या? मौत के बारे में जितना मुझे मालूम है नहीं आपको भी सब बराबर हुआ। इस कमरे में बैठा हर शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है। इनके जिस्म पर लगे घाव इस बात के सबूत है। जिसमें लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते हैं जनाब। ताकत तो कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं, चाहे अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात यह है कि जिस्म से टच की हुई एक बूंद आने वाली नस्ल के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है। हंसते हंसते उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना हिम्मत का काम जरूर है, मगर काफी नहीं। वक्त और मौका देने के बिना अपनी जान गंवाना बेवकूफी है। और बात ही जहां तक आजादी का सवाल है तो मैं एक बात बता दूं, हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं, जरूरी ये है कि आजादी हमें कैसे मिलती है। और अगर ये गलत तरह से हमें मिल गई तो मुझे कहने में हिचक नहीं कि आज से 70 साल बाद के हालात कैसे कैसे रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, बूढ़े आ जाएंगे, काला बाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सरका के नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब। और धर्म जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा दंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में तुम्हारा स्वागत है भगत सिंह। मेरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल है। अब्बाउल्लाह खान, आप इनसे मिलो। ये शिव वर्मा, इसका बदन देखते हो? इसको बेचारे की दिया सलाई कहते हैं। और ये जयदेव कपूर, इसको तुम्हें कुश्ती में हराना पड़ेगा। इनसे आप मिल ही चुके हो। और ये है बेचारे का खास बंगाली वटुकेश्वर दत्त। पूछ रहा है कैसे हो? बेहतर। जानते हो बंगाली और हनुमान जी में क्या फर्क होता है? जी क्या होता है? कोई फर्क नहीं होता है जब तक दोनों को इनकी ताकत का एहसास नहीं कराया जाएगा तब तक ये बूटी लाने के लिए उठेंगे नहीं। और एक बार उठ गए ना तो बूटी छोड़ पूरा पहाड़ी उठा लाएंगे। अरे हनुमान जी के नाम पर याद आया, ये पंडित कहाँ है? पंडित, ये भूत है बेचारे का। जिंदगी और जंजीर इसको आज तक नहीं बांध पाई और शायद ना ही कभी बांध पाएगी। पंडित, पंडित, हाँ, भगत सिंह से मिलेगा।
बिल्कुल ठंडी पड़ गई जी,
मैं निकालूं अपने। ये बहुत 10 जिले में फेंका गया है ना। हुकूमत का काम है पंडित जी। उनको भगत सिंह को पकड़ने का बहाना चाहिए था, उन पर मोटा केस लगाने का। उनको काकोरी के नाम चाहिए थे, बचे हुए हमें बताया कुछ नहीं पंडित जी। एहसान किया मेरे ऊपर, बहुत मान लगी है पंडित जी। सहन करनी पड़ेगी, वरना किसी के नाले से गिरे बांध के बैठ जाए। मैं भूलूंगा नहीं, मैं भूलूंगा नहीं। ये सबसे बड़ा धोखा है मेरी जिंदगी का। एक फैसला हो गया, राजगुरु तुम आज की गाड़ी से लाहौर निकल रहे हो। आखिरी बार बात करके देख लेना, मानता है तो ठीक, वरना भाई को प्लाट को सामने जाना काम आएंगे। आप एक बात करके देख लेना पंडित। फैसला हो गया। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी डेयरी अब तक कर्ज में डूब चुकी होगी, क्योंकि वहां पर दूध बेचने के अलावा और सब कुछ होता होगा। जानकर खुशी हुई कि तुम्हारा इनकलाब से चूक गया है। ऐसे में मुझसे तो हाथ पड़वा लिया करो, ये ठीक रहेगा। तुम्हारा केस आजकल में ही वापस दिए जाने की खबर है। जमानत का पैसा मिलने की पहले से बधाइयाँ, और आगे से बापों से मजाक किया करो तो याद रखा करो कि बाप इस दुनिया में तुमसे पहले आए थे। अब जरूरी बात, रोहतक कोटला दिल्ली की मीटिंग पक्की हो चुकी है। उत्तरी भारत के सभी दलों में इस मीटिंग को लेकर काफी उत्साह है। बंगाल के अलावा इसमें सभी लोग आ रहे हैं। जैसा कि इस मीटिंग का संचालन तुम करोगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्रांतिकारी आंदोलन में एक नई करवट साबित होगा। फैसला जो भी होगा उसे मंजूर होगा। तुम सबका पंडित। क्योंकि उस मुल्क के पास देने के लिए आने होती है, उसी की बदौलत खान खिलाफ आया। उनकी क्रांति पिछले दशक की नहीं, बल्कि इस सदी की सबसे बड़ी घटना है ममता बनर्जी। जब क्रांति का पहला पार्ट बंगाल ने महाराष्ट्र से नहीं सीखा, जब पंजाब ने क्रांति का पहला पार्ट बंगाल से नहीं सीखा, क्यों हम इतने एक ऐसी चीज लेने में जो एक अप्लाइड साइंस के तौर पर बनकर आई है। लेकिन मिस्टर सिंह, सोशलिज्म नाम साइंस में धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, जो हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश की परंपरा गरीबी है, हमारे देश की परंपरा भूख है, हमारे देश की परंपरा फ्रस्ट्रेशन है। इसको हम अपने सीने से चिपकाकर जिंदगी भर घूमना चाहते हैं। धर्म पुरानी कौम के लिए एक अफीम है जो उसे एडिक्ट तो कर सकती है, और उसे परफेक्ट खाना नहीं खिला सकती। आप ये कैसे कह सकते हैं? जब व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है, इससे व्यक्ति का खौफ बढ़ता है, तो व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति आती है, और वो सारी शक्ति मिलकर एक वक्त की भूख नहीं मिटा सकती। आप भूख को ही इतना ऊंचा स्थान क्यों देते हैं? देते तो आप भी, मैं बोल देता हूँ, आप बोलते नहीं। हमारा इतिहास गवाह है, धर्मगुरुओं ने इनकलाब लाके दिखाया है। हमारे झूठ दुनिया में से एक उदाहरण बता दीजिए। क्यों? कबीर का मकसद कभी भी किसी इंसान को भगवान से मिलाने का नहीं था। इसका मकसद तो 8 मास के इंसानों की दूरी खत्म करना था। हजरत साहब, जीसस क्राइस्ट, वो बहुत बड़े आंदोलनकारी थे जनाब, वो लोगों को साथ लेकर चले थे। और जरूरी नहीं इस्लाम और ईसाईयत का जो स्वरूप आज हमको दिखाई देता है वो उनका सोचा हुआ था। लेकिन वो अपने कर्मों से इतिहास से उठकर मैथोलॉजी में चले गए। इसके लिए जिम्मेदार है 2000 सालों का वक्फा, जब हमने सिर्फ किताबों के कैलेंडर के माध्यम से जानने लगे। और कोई बड़ी बात नहीं, कल को हिंदुस्तान के आंदोलन के कर्णधार बन जाए तो 500 साल बाद आपके बारे में यही कहा जाएगा कि भाई घोष बाबू 8 सितंबर 1928 को विकोशिया कोटला की मीटिंग में हम आंदोलन के आए थे। You persons are impossible। लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। जब पास में ठोके बजाय तर्क ना हो तो किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन आप इस सोशलिज्म की व्यावहारिकता के बारे में क्या कहेंगे? आजादी जरूरी नहीं, आजादी के बाद का हिंदुस्तान जरूरी है। और अगर उसके लिए कुछ भी व्यवहारिक है तो यही, वरना कुछ नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा।
SSRE का कमांडर इन चीफ मिस्टर चंद्रशेखर आजाद जी जो क्यों नहीं? वो एक भी अंग्रेजी की एक लाइन नहीं बोल सकता है। भाई कमांडर एक ट्रेनर होता है, इसका लिटरेट होना जरूरी है। लिटरेट होना एक बात होती है जनाब, कहीं पर वो मिस्ट्री स्कूल की पढ़ाई की वजह से, कहीं पर जिंदगी के तजुर्बों से, लेकिन वो यहाँ इस मीटिंग करने आया है। बात का जवाब श्री वर्मा देंगे। पटना गए हैं, कल सुबह दंड पहनते हुए मिले थे, मीटिंग की याद दिलाई तो कहने लगे, पहली गलती तो ये कर रहे हो कि कसरत करते समय मुझसे बात कर रहे हो। 118 पे चुका हूँ और 200 से पहले उठूंगा नहीं, ये दूध चलेगी खाऊंगा और अपनी मालदार साफ करूंगा, फिर किसी की बात से जवाब दूंगा। और दूसरी गलती ये कर रहे हो कि पार्टी की गतिविधियों की जानकारी नहीं रखते, वरना कपड़ा मालूम पड़ गया होता कि आज रात की गाड़ी से पटना जा रहा हूँ, मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। पटना की याद दिलाई तो कहने लगे या तो मैं जानता हूँ या फिर भाई हमको यार जी किसी तीसरे को जानने से पहले ही उड़ा दूंगा। अरे भाई ये पंक्चुअलिटी क्या होता है? 6 राउंड के होते हैं, पंडित जी के पास 10 राउंड के हैं। तो फिर ये कह रहा कि आज से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ। और अब आता है हमारा पहला टारगेट। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंच रहा है। वो जहां जहां से गुजरेगा वहां उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। हमारा नारा होगा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। क्या पूछो सरकार भागते रहते हो हर बार, क्या पूछो सरकार भागते रहते हो हर बार। गली बाजार छोड़कर, गली बाजार छोड़कर साथ में लेकर चलते हैं वो भी की बाल बला से। ऐसे बिना ताज के राजा, ये तेरी नामा पूरे राजा क्या, जिन्हें सिख होने के बावजूद केस निकालिए। अरे क्रांतिकारी कहते हैं लाला जी को, बुढ़ा हो जाने पर भी छेद ही रहता है। क्या छान से आज उसकी कमान संभाल लिया, ऐसे लग रहे हैं जैसे आपका गोला। तो हराम करो के काम मत लिया करो मेरे घर में। ये सारे के सारे लाला लाजपत राय के पैरों की जुत्ती भी नहीं है। लेकिन मेरा भगत तो कुछ और ही कह रहा था इसके बारे में। और मैं कुछ नहीं कह रहा। इस 45 साल के सरदार की बात पर यकीन नहीं और 20 साल से लौटे का है। अच्छी पढ़ी लड़की को और परेशान कर रखा है। आप उस लड़की को समझा के नहीं देते, कहीं और शादी कर ले। अरे अपनी खुद की बात को तो समझा नहीं पा रहे, दूसरे की बात से बात करें। ये तो सारी ये नई पौधी समझ में नहीं आ रही। ना जाने क्या खाकर पैदा हो गया। कल तक नहीं लाला जी को गाड़ी दे रहे थे, आज उनको कोर्ट से बचाते हुए बाप मान के रे साथ चल रहे हैं। लेकिन मेरा भगत तो कह रहा था जी सारा मोर्चा लाहौर में उसकी नौजवान भारत सभा ने लगा रखा है। अरे हाँ तो बाल रखा है। अब है तो उसी जीत का भतीजा ना, ये झूठ मोर्चे करता रहे तो ठीक है। कम से कम अपने चाचा की तरह जिंदगी भर के लिए मुल्क छोड़कर बात तो नहीं रहना पड़ेगा ना। आज 20 साल होने को आए बेकार हुए, घर में जवान बीवी छोड़कर गया था, बेचारी इंतजार करते करते बुला गई। लाला जी मारे गए। कौन मारा गया था नहीं? नाम क्या था उसका? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साइनर। राजगुरु भगवान दास और विजय उसके आने का टाइम चेक करेंगे। ये सभी कौन जानता है? जय गोपाल। जय गोपाल।
पास मैं और भगत पहली गोली चलाएंगे। किसी ने पीछा करने की कोशिश की, पंडित जी को संभालना है। भगत पंडित जी है ना? पंडित जी! यही सवाल मेरा था। उनका इल्जाम इस पर, लेकिन किसके खून का? जवाब दीजिए। उस इंसान के साथ कंधे से कंधा बढ़ाकर उस संग्राम में बराबर का हिस्सा लेने वाले जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपका खामोश रहना कहां तक जाएगा मिस्टर बटुकेश्वर भट्ट? आज अप्रैल वाले इलेक्शन में जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा पंडित जी का आदेश है कि 8 अप्रैल को असेंबली में नौकरी में नहीं जाऊंगा। जब इमाम देखने की पेशकश तेरी थी, देखने के बाद गिरफ्तारी देने की पेशकश तेरी थी। वो आज भी है। उस वक्त वहाँ दुनिया जहान की प्रेस मौजूद होगी, विदेशी पत्रकार होंगे। बेचारे के पास अपनी बात दुनिया तक पहुँचाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। तो पहुंचाएगा कौन? वो राजगुरु जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद सिपाही तो है, लेकिन अपनी लाचार बचपन की वजह से वो जुबान नहीं रखता, अपनी बात खुद से रख सके। तो जय गोपाल तो तेरी एक इशारे पर अपनी जान की बाजी ला सकता है, लेकिन बेचारा डॉक्टर भी मंच पे खड़े होकर अपनी मतलब को बोलती से व्यक्त नहीं कर सकता। सब बातें मुझसे बोलने का मतलब सरदार भगत सिंह देश से मामूली बात का मतलब पूछ रहे हैं। बहुत गंदा इशारा कर रहा है तुझसे। सरदार भगत सिंह को एकदम एहसास हुआ कि उनका इंटेलेक्ट सिर्फ लेख लिखने में ऐसे सारे थिंक टैंक के लाए जाने वाले सरदार भगत सिंह की इरादों में दिक्कतें आने लगी हैं। सरदार भगत सिंह की तूफानी शिद्दत और विश्व क्रांति की बेतहा जानकारी अपनी जिंदगी के किसी नाजुक से लड़ने के लिए बचाकर रखने की सोच रहे हैं। खामोश हो जा सुखदेव। किसी ने किसी की क्रांति में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती जनाब, और खासकर तब जब वो कंफ्यूजन किसी औरत का लाया हुआ हो। मैं कहता हूँ खामोश हो जा सुखदेव। आंखों की लाली बदलाव देख रहा हूँ ना आजकल, कोई वजह नहीं बनती उस पीढ़ी के ऊपर थप्पड़ मारे इसे ना मुंह देते कर दी रही है। पंडित जी! एक लाहौर वैली, उसके घर, बाकी सारे सेंटर पर सरकार बोखला होती है। पंडित जी, चारों तरफ छापे मारने शुरू हो गए। अब कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या अंडरग्राउंड होना है। सिर्फ अंडरग्राउंड होने से काम नहीं चलेगा, काम जारी रहना चाहिए। तुम अभी एकदम पूरा नहीं कर रहा हो राजगुरु, और अपनी केटी के शुरू अंदर काम रखना। पटना, आगरा, झांसी और सहारनपुर तार कर दो, कि सब गायब हो जाए। लाहौर सुखदेव को खबर कर दो कि बचकर रहे, दूसरे कुत्तों सामान ढूंढ रही है पुलिस। और कहाँ गई आप लोगों की वो धमाकेदार योजना है? कहाँ गया वो HSI का फैला हुआ नेटवर्क? और कहाँ गई वो पंडित जी की गाइडेंस? आप लोग तो अपने आप को समझदारी की इंतहा माना करते थे ना? क्या? हाँ पंडित जी, जय गोपाल मुखबिर बन गया। लाहौर की बम फैक्ट्री पकड़ी गई और आज आगरा की, और फैक्ट्री के साथ हमारे ग्रुप को यही मंजूर था और क्या मेरा संदेशा तेरे लिए ये है बात कि नहीं रहा जेल का फर्क तो दिल्ली में है और मैं लाहौर में। और मैंने सुना है तुम्हारे केस की कार्रवाई शुरू हो गई। इंसान के लिए हमारा इश्क किसी से कम नहीं। ये इंसान का खून करने की ख्वाहिश रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा एकमात्र उद्देश्य था धमाका करे, क्योंकि बैरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। हमने उनको चेतावनी दिए जो आप खून कर अंधो समान इस रेस में जोड़ते चले जा रहे हैं। आने वाली गंभीर स्थितियों की चिंता किए बिना हमारा ये काम इंसानियत के प्रति हमारे रुझान को दर्शाता है। हम तो वो बच्चा लेकर उठे, कभी गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी, कमाल पाशा और रजा खां और गरीबॉल्टी, लंबायत और लैली के हाथ में थी। अब ये संधिकांड करके बताना चाहते हैं कि इंसान की हत्या की जा सकती है, उसके विचारों की नहीं। फ्रांस में लेटेटिकेटेड और
बेस्टाल के खौफनाक हाथ से कभी किसी क्रांति को कुचल नहीं सके। साइबेरिया के खानों में भेजकर उनकी जिंदगी छीन ली गई। उनके इरादे नहीं, साथ ही हमारी क्रांति कोई बम और पिस्तौलों की संस्कृति नहीं। हमारे लिए इसका अर्थ है बदलाव, चेंज। अगर वक्त रहते हमारे वर्तमान सभ्यता के ढांचे को बदला नहीं गया, अगर सर्वहारा पद को महत्ता नहीं दी गई, तो हमारे आने वाले कल के हिंदुस्तान को महज कुछ पूंजीपति अपनी सुनहरी कलमों से लिख रहे होंगे। इतने आगे गई उस युक्ति की भविष्यवाणी इसके कानों में रची बसी रह गई आज उसकी वो बात। आज 1965 इस बात का गवाह है, हमें आजादी कांग्रेस ने दिलाई और उसके पीछे वो गांधी नाम का बंदा था। वो नहीं तो वक्त का एक बुलबुला था जो वक्त के साथ ही फूट गया और साथ में लगी उन खूनी गोलियों और बम के धमाकों की आवाज। धमाकों की आवाज तो सन 1947 में अपने पूरे महाकाल रूप में उठती थी और तब उसके साथ जुड़ गई थी उन बच्चों, बूढ़ों और औरतों की चीखें जो रो रो कर चिल्ला पड़े थे कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान, हमें एक मुल्क चाहिए जिसकी जमीन पर हम आजादी की खुली सांस ले सके। आज 18 साल के बाद भी इस ज्वालामुखी का लावा इन दो मुल्कों के सीने में धड़क रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराते हो इसका? पॉलिटिकल किलर। इसका मतलब क्या होता है जी? पॉलिटिकल किलर मतलब राजनीतिक खूनी जो राजनीति में बने रहने के लिए किसी का भी खून कर दे। लेकिन ये कौन सी राजनीति में बने रहना चाहते हैं? वो महात्मा है, उनके मुंह से शब्द नहीं अमृत फूटता है। उनकी बात को कोई झूठ नहीं कहता। हाँ हाँ, झूठ नहीं कह रहा। पंडित जी को खबर कर दो कि कल शिव वर्मा, जयदेव कपूर, उमेंद्र पांडे, विजय, महावीर सिंह और सुंदरलाल सहारनपुर में पकड़े गए। मैं ये जगह आज ही छोड़ रहा हूँ। अपना ख्याल रखना क्योंकि कल खबर और तब का फैसला है। वाहेगुरु को यही मंजूर था, उम्र कैद। अरे मैं तो कहता हूँ फिर इस रास्ते में छूट गया। इस हरामजादी सरकार से तो इतनी भी मिलेगी। अरे समझ याद नहीं। अरे कम से कम ये एहसास तो रहेगा कि यहाँ की है जिंदा है। जिंदा रहने का है जी। अरे हाँ हाँ, और क्या देख लेना, चाचा भतीजा दोनों कच्चे बाबताएं दिन करते जोरों से साथी बनेगी इस घर में तो तुरंत लाहौर गूंज पड़ेगा। मेरा नाम भगत सिंह है। मेरा नाम सुखदेव है। मेरा नाम हितेंद्र नाथ। मैं आगरा की फैक्ट्री में था, मसाला घोल रहा था, पीछे से आवाज आई, हैंड्स अप। एक पार्टी तो बनूंगा, तैयार क्यों हम पीछे की तरफ उछाल कर हैंड्स अप कर दूं। फिर सोचा अपने बंधुओं से दोबारा मिलने का मौका कहाँ मिलेगा। अरे तुम सबको गम मनाना सिखाया है बेटा, हमें भाग है तुम्हारे, हम भाग है दुनिया के। यार आइडियलिस्ट, हमें अपनी शालीनता बनाए रखनी होगी, हमें खुदा बन के दिखाना होगा। तभी लोग मानेंगे क्या लोग थे भाई, क्रांति के रास्ते पे अपनी भावनाओं को पैरों से कुचल कर आगे बढ़ गए। याद है? याद है। याद कैसे नहीं होगा? बाजार में एक कैलेंडर मिल रहा था जिस पर एक खूबसूरत लड़की तस्वीर थी। राज की बाबू खरीद लाए और पार्टी वाला भी लगा दिया। पंडित जी आए और देखते ही घोगला उठे, कैलेंडर उठाया और कपड़े राज भी आए और देखते ही भिनक गए। मेरा कैलेंडर किसने फाड़ा? पंडित जी बोले मैंने फाड़ा। वो बोले क्यों फाड़ा? पंडित जी ऐसे बोले जा ये क्रांति कर ले। राज ने एकदम केस कर दी और बोले अच्छा पंडित जी आप हर खूबसूरत चीज फाड़ देंगे? पंडित जी बोले हाँ फाड़ दूंगा। अच्छा पंडित
तो बोलते हैं, अरे पंडित जी, खूबसूरत दुनिया का सपना बसाने चले हो और खूबसूरती से इतनी नफरत का अंदर। वो वाकई ये खूबसूरत सवाल था। मुझे याद है वो टावली क्रांति, जब मैं दिल्ली अपनी एलिफिलो की हार से बुरी तरह टूट चुका था, अपने खोए हुए साथी को याद करके बार बार रो पड़ता था। तब उसके प्रेमिका के एक खत ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि आगे चलकर उसने इतिहास का दिशा निर्देशन शुरू कर दिया। हाँ, मैंने उस लड़की के बारे में पूछा कि वो मुझे याद आ, उसको याद करना मेरा हक, किसी को यादों में बसाना मेरा हक। वो तो मुलाकात के नौजवान है सुखदेव, विदेशी देशी पाप काप के लिए आबोहवा की, वरना अगले जन्म में मैं यकीनन अपनी प्रेमिका को आगोश में लेकर उसके कांधे से सर निकालना चाहूंगा।